प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज संतायाना ने एक बार कहा था, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं उन्हें अक्सर वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं। और ये बात आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय पर बात करेंगे, 1983 का नेल्ली नरसंहार, और साथ ही उस तिवारी आयोग की रिपोर्ट पर भी जो इसकी जांच के लिए बनी थी पर 40 साल तक सामने नहीं आई। अब हाल में असम सरकार ने कहा है कि वो इसे विधानसभा में पेश करेंगे, तो ये पूरा मामला फिर से चर्चा में है। हमारी ये चर्चा द प्रिंट में प्रकाशित कुछ लेखों और संबंधित रिसर्च पर आधारित है। हमारा इरादा है नेल्ली में जो हुआ, क्यों हुआ, तिवारी आयोग ने क्या पाया, रिपोर्ट क्यों दबी रही और अब इसके सामने आने का क्या मतलब है, इन सब को समझने की कोशिश करना। और हाँ, ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि ये समसामयिक घटनाओं, आधुनिक भारत के इतिहास और शासन से जुड़े कई मुद्दों को छूता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं, 18 फरवरी 1983, असम का नेल्ली इलाका। क्या हुआ था वहाँ? ठीक मंजर क्या था? देखिए, वो असम के इतिहास का एक बेहद काला दिन माना जाता है। सुबह का वक्त था जब हथियारों से लैस भाले थे, दाव थे, कुछ बंदूकें भी बताई जाती हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी भीड़ ने नेल्ली और उसके आसपास के करीब 13 गांवों को घेर लिया और अगले बस 6 घंटों में कत्लेआम मचा दिया गया। 6 घंटे? हाँ, अनुमान है कि लगभग 3000 लोग, इनमें ज्यादातर प्रवासी बंगाली भाषी मुस्लिम थे। पुरुष, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। बहुत बेरहमी से मारे गए। और ये सब उस माहौल में हो रहा था जब पूरे असम में एक आंदोलन चल रहा था, अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ। 3000 लोग सिर्फ 6 घंटों में, ये आंकड़ा ही दहला देने वाला है। लेकिन क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? मैंने कहीं पढ़ा था कि हमले की आशंका की कोई खबर पहले से थी। बिल्कुल, और यही बात इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। असल में घटना से ठीक 3 दिन पहले, यानी 15 फरवरी 1983 को नागांव पुलिस स्टेशन के उस वक्त के एसएचओ थे जहीरुद्दीन अहमद। उन्होंने वायरलेस पर एक बहुत साफ, बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी भेजी थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? संदेश का सार कुछ ऐसा था कि जानकारी मिली है कि पिछली रात नेल्ली के पास के गांव के करीब 1000 असमिया लोग घातक हथियारों के साथ जमा हुए हैं, ढोल वगैरह पीटकर। अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है और किसी भी पल हमले का खतरा है। शांति बनाए रखने के लिए फौरन एक्शन की जरूरत है। इससे ज्यादा साफ चेतावनी और क्या हो सकती थी? 1000 हथियारबंद लोग, हमले का खतरा, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी। फिर क्या हुआ इस चेतावनी का? क्यों कुछ नहीं किया गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। बाद में जब तिवारी आयोग बैठा तो इस मैसेज के बारे में 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछे गए। कौन थे वो अधिकारी? एक थे MNA कबीर, जो उस समय असम पुलिस की 5वीं बटालियन के कमांडेंट थे और मोहरी गांव में लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज भी। दूसरे थे मोहरी गांव के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर प्रमोद चेतिया। और तीसरे थे जगी रोड पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज भद्रकांता चेतिया। हैरानी की बात यह है कि तीनों ने या तो कहा कि उन्हें ऐसा कोई मैसेज मिला ही नहीं, या फिर बहुत ही टालम टोल वाले अजीब से जवाब दिए। अजीब से जवाब जैसे किसी ने कहा कि शायद उनकी पत्नी ने मैसेज रिसीव किया हो, किसी ने कहा शायद उनकी टेबल पर रखा होगा, किसी ने कहा वो उनके पुटअप बास्केट में होगा। साफ था कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। यकीन नहीं होता, जमीनी स्तर से इतनी गंभीर वार्निंग आई। हाँ। और ऊपर बैठे अधिकारियों ने उसे या तो देखा नहीं, या देखना चाहा नहीं, या तो सिर्फ लापरवाही नहीं लगती? बिल्कुल, ये प्रशासनिक विफलता का एक बहुत ही गंभीर मामला था और जवाबदेही से बचने की कोशिश साफ दिखती है। आपको बताऊं, नेल्ली नरसंहार से जुड़ी 668 FIR दर्ज हुई थी, चार्जशीट भी बनी, लेकिन आज 40 साल बाद भी किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। न्याय मिला ही नहीं। ये तो बहुत ही भयानक है। न्याय का न मिलना अपने आप में एक त्रासदी है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था? ऐसा क्या माहौल था असम में कि इतनी बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज किया जा सका? वो असम आंदोलन क्या था जिसका आपने जिक्र किया? देखिए, असम में बाहरी या विदेशी का मुद्दा नया नहीं है। इसकी जड़ें बंटवारे तक जाती हैं। लेकिन 1970 के दशक के आखिरी में
खासकर 1979 के बाद ये मुद्दा एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। इसी को असम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन का मुख्य निशाना वो लोग थे जिन्हें बांग्लादेश से आया अवैध अप्रवासी माना जाता था। आंदोलनकारी चाहते थे कि ऐसे लोगों की पहचान हो, वोटर लिस्ट से उनके नाम हटें और उन्हें वापस भेजा जाए। इसका नेतृत्व कर रहे थे मुख्य रूप से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद यानी AAGSP जैसे संगठन। और 1983 में ऐसी क्या बात हुई कि हिंसा इतनी भड़क गई? असल में तात्कालिक कारण बना 1983 में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की। उन्होंने चुनाव कराने का फैसला किया। ASU और AAGSP जैसे आंदोलनकारी संगठन इसके सख्त खिलाफ थे। उनकी मांग थी कि पहले वोटर लिस्ट सही करो, विदेशियों के नाम हटाओ, फिर चुनाव कराओ। सरकार ने यह मांग नहीं मानी तो टकराव हुआ? हाँ बिल्कुल। जनवरी 1983 में ASU के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलनकारी संगठनों ने चुनाव के पूरे बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। बातचीत के रास्ते बंद हो गए और माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण विस्फोटक हो गया। चुनाव रोकने के लिए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए जो जल्दी ही हिंसक हो गए। पुल जलाए जाने लगे, सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया था कि पोलिंग पार्टियां या सुरक्षा बल पहुंच न सकें। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि जनवरी से मार्च 83 के बीच हिंसा की 500 से ज्यादा घटनाएं हुई। 100 के करीब अपहरण हुए। पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज की भी करीब 300 घटनाएं हुई। इसी माहौल में, इसी हिंसक माहौल में नेल्ली हुआ। एक लेखिका है माकिको किमुरा। उनकी किताब है द नेल्ली मैसेकर ऑफ 1983। उसमें वो लिखती हैं कि उस चुनाव के दौरान लगभग 1.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात थे। मतलब हर 57 वोटर पर एक जवान। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि असम उस वक्त कैसा लग रहा होगा, एक युद्ध क्षेत्र जैसा। 1.5 लाख सुरक्षा कर्मी, और फिर भी ये नरसंहार हो गया। इससे माहौल की भयावहता का अंदाजा लगता है। खैर, नरसंहार के बाद जाहिर है जांच की मांग उठी होगी। क्या हुआ फिर? हाँ बिल्कुल, काफी दबाव बना। तो 14 जुलाई 1983 को असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हितेश्वर सेकिया। उन्होंने एक जांच आयोग बनाया। इसकी अध्यक्षता सौंपी गई एक रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर त्रिभुवन प्रसाद तिवारी को। इसीलिए इसे तिवारी आयोग कहते हैं। आयोग का काम था उन हालात की जांच करना जिनमें ये हिंसा हुई और ये पता लगाना कि प्रशासन ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे या क्यों नहीं उठाए। तो इस तिवारी आयोग ने अपनी जांच में क्या पाया? वो रिपोर्ट जो 40 साल तक दबी रही, आखिर उसमें लिखा क्या था? अब बात दिलचस्प हो रही है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट काफी मोटी थी, करीब 547 पेज की। इसमें सैकड़ों गवाहों के बयान थे। पीड़ित, अधिकारी, आंदोलन के नेता सब शामिल थे। पूरी रिपोर्ट तो कभी पब्लिक हुई नहीं, लेकिन सालों बाद इसके कुछ हिस्से मीडिया में लीक हुए। लीक हुई जानकारी के हिसाब से आयोग ने अपनी रिपोर्ट में असम आंदोलन चला रहे ASU और AAGSP को हिंसा भड़काने और उसमें शामिल होने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इसके साथ ही आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की कि ये हिंसा पूरी तरह से सांप्रदायिक नहीं थी, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है या बताया जाता है। मामला इससे कई ज्यादा जटिल था। जटिल? किस तरह से जटिल? मतलब क्या था उसमें? आयोग ने उदाहरण दिए, जैसे कुछ जगहों पर हमला करने वाले असमिया थे और मारे जाने वाले बंगाली भाषी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, मतलब सिर्फ मुसलमान निशाने पर नहीं थे। वहीं कुछ दूसरी जगहों पर हमलावर मुस्लिम थे और पीड़ित असमिया लोग थे। कई जगह तो असमिया लोगों के ही अलग अलग गुटों में हिंसक लड़ाई हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ जगहों पर जैसे चावल खोआ इलाके में रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय मुसलमानों ने ही उन लोगों पर हमला करने में दूसरों का साथ दिया जिन्हें वो बाहरी या अप्रवासी मुसलमान मानते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम या असमिया बंगाली का सीधा सीधा मामला नहीं था। इसमें जातीयता, भाषा, स्थानीय बनाम बाहरी और शायद जमीन या संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई जैसे कई फैक्टर मिले हुए थे। बिल्कुल सही समझा आपने। यही जटिलता थी। ये दिखाती है कि जमीनी हकीकत कितनी अलग हो सकती है। कैसे जाति और राजनीतिक तनाव को अक्सर सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, जबकि असल मुद्दे कुछ और होते हैं। पहचान, संसाधन, राजनीतिक ताकत। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम या असामिया बंगाली कह देने से पूरी तस्वीर नहीं दिखती। और हाँ, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में SHO जहीरुद्दीन अहमद के उस वायरलेस संदेश की बात भी कंफर्म की, जिसे सीनियर अफसरों ने नजरअंदाज किया था। उनकी लापरवाही की तरफ साफ इशारा किया। तो अगर रिपोर्ट में इतनी गंभीर बातें थीं, असम आंदोलन के नेताओं पर सवाल थे, प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो रही थी, हिंसा की जटिल तस्वीर सामने आ रही थी, तो फिर इसे 40 साल तक दबाया क्यों गया? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
यही सवाल है जो इतने सालों से गूंज रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट में एक पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी का जिक्र है। उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि शायद रिपोर्ट इसीलिए पेश नहीं की गई क्योंकि इसमें असम आंदोलन के नेताओं पर सीधा दोष लगाया गया था, और क्योंकि बाद के सालों में असम में उन्हीं आंदोलन से निकले नेताओं या उनसे जुड़ी पार्टियों की सरकारें बनी, तो कोई भी इसे सामने नहीं लाना चाहता था। एक तरह की राजनीतिक लीपापोती। जबकि नियम तो ये है कि रिपोर्ट मिलने के 6 महीने में उसे विधानसभा में रखना होता है। जी हाँ, नियम तो यही है। साइन की हुई रिपोर्ट मिलने के 6 महीने के अंदर उसे एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर के साथ सदन में पेश करना होता है। तिवारी आयोग की रिपोर्ट के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब 40 साल बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो इसे पेश करेंगे। इतने सालों बाद अचानक क्यों? इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? मुख्यमंत्री शर्मा का तर्क ये है कि रिपोर्ट इसलिए पेश नहीं हो सकी क्योंकि सरकार के पास जो कॉपी थी उस पर आयोग के अध्यक्ष टीपी तिवारी के दस्तखत ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अब पुराने अधिकारियों से बात करके और फोरेंसिक जांच वगैरह से ये कंफर्म कर लिया है कि रिपोर्ट ऑथेंटिक है और अब वो इसे सदन में रखेंगे। लेकिन इस दावे पर और इस टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये कि ये घोषणा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई है, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। दूसरा ये सवाल तो है ही कि आखिर ओरिजिनल रिपोर्ट पर दस्तखत क्यों नहीं थे? क्या ये जानबूझकर किया गया था ताकि इसे दबाया जा सके, या कोई और वजह थी? और अगर दस्तखत नहीं थे तो इतने सालों तक किसी सरकार ने इसकी प्रामाणिकता कंफर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सब सवाल हैं जो इस मामले को और भी रहस्यमय बनाते हैं। तो कुल मिला के आज हमने नल्ली नरसंहार की उस भयानक घटना को देखा, उस चेतावनी को समझा जिसे नजरअंदाज किया गया, असम आंदोलन के उस जटिल राजनीति ऐतिहासिक माहौल को जाना जिसने हिंसा के लिए जमीन तैयार की। हमने तिवारी आयोग की जांच, उसके निष्कर्षों और उस रिपोर्ट के दशकों तक दबे रहने के रहस्य पर भी बात की। ये साफ है कि भयानक त्रासदी हुई, प्रशासन बुरी तरह विफल रहा, पीड़ितों को कभी इंसाफ नहीं मिला और सच को बहुत लंबे समय तक छुपाया गया। बिल्कुल। और ये पूरा मामला सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। यह हमें हमारे गवर्नेंस सिस्टम की कमियों, जवाबदेही की कमी, जांच आयोगों के रोल और उनकी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। खासतौर पर जो लोग यूपीएससी या दूसरी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जीएस पेपर 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों से जुड़ता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कमीशन के रोल जैसे टॉपिक्स के लिए अहम है। जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, खासकर जातीय संघर्षों को समझने में मदद करता है। और निबंध के लिए तो ये एक बहुत संवेदनशील और सोचने वाला विषय है ही। ये दिखाता है कि कैसे दशकों पुरानी घटनाएं आज भी हमारी राजनीति और समाज पर असर डालती हैं और उनसे सबक लेना कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसकी कई परतें हैं और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर श्रोताओं को हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन पर ध्यान दें। और जाते जाते एक सवाल हम सब के मन में छोड़ जाते हैं। किसी जांच रिपोर्ट का जिसमें हजारों मौतों से जुड़ा सच हो, उसका 40 साल तक पब्लिक डोमेन में ना आ पाना हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल विल और सच सामने लाने की हमारी व्यवस्था के बारे में आखिर क्या कहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।